इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का जकार्ता एयरपोर्ट पर खुद आकर नरेंद्र मोदी का स्वागत करना हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मिलकर हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करना हो, या फिर 40 साल का सूखा खत्म कर न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखना हो, नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति के चक्रव्यूह को बदल दिया है। दुनिया इस वक्त युद्ध की आग में जल रही है और भारत शांति का दूत बनकर ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइलों से अपना लोहा भी मनवा रहा है और दुनिया को शांति का मैसेज भी दे रहा है। दुनिया चाहे बारूद के ढेर पर बैठी हो, मगर हिंदुस्तान की कूटनीति का जलवा पूरी दुनिया देख रही है। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत भाग्य विधाता मिशन पर मोदी। We are witnessing the dawn of an entirely new era. 140 करोड़ भारतीयों के लिए इन दो लाइनों का सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है, एक ऐसा स्वाभिमानी, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान जो आंतरिक रूप से अपने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास करे और वैश्विक मंच पर दुनिया को विनाश से बचाकर शांति के मार्ग पर ले जाए। पिछले एक हफ्ते से दुनिया बेहद कड़े दौर का सामना कर रही है। दुनिया इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध की आंच लगातार तेज होती चली जा रही है, तो दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। इसी बीच भारत ने पिछले एक सप्ताह में ऐसी कूटनीतिक सक्रियता दिखाई है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा केवल औपचारिक विदेश दौरा नहीं था, बल्कि ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का नया अध्याय बनकर सामने आया। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की जिसने प्रशांत और हिंद महासागर का भूगोल हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी है। पीएम मोदी का हालिया 3 देशों का दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ड्रैगन यानी चीन के खिलाफ खींची गई एक बड़ी लक्ष्मण रेखा है। मिशन पर मोदी, मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड। इंडोनेशिया में अभूतपूर्व स्वागत। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता पहुंचे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने जो सम्मान दिया उसने बीजिंग की नींद उड़ाकर रख दी है। मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स, स्टील सप्लाई चेन और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा और हथियारों को लेकर 20 ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगी है। इंडोनेशिया के साथ 20 बड़ी डील में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अस्त्र मिसाइल से लेकर ईवीएम सौदे तक शामिल हैं। भारत का विजन महासागर अब धरातल पर उतर रहा है, जो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय भूमिका को तय करता है। Follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting, because if it succeeds for hundreds of million people with the same background as Indonesia, the same problems, we are nearly the same. We have the same problems of big population, we are agriculture in background, we face many natural disasters, and yet India has achieved many progress. So I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So thank you very much, Mr. Modi. I'm very happy there's no copyright to all your programs. और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है।
जरा सोचिए, एक तरफ पश्चिमी एशिया में हॉर्मूज को बंद करने की धमकियां चल रही, तेल का संकट सिर पर है, और दूसरी तरफ इसी हफ्ते पीएम मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करके पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी। इसी से तो भारत ने खेल पलटा। आज दुनिया भारत की तरफ सिर्फ शांति के लिए नहीं देख रही, बल्कि रक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रही है। आसियान देशों से लेकर पैसिफिक देशों तक हर कोई भारत की मारक क्षमता का मुरीद हो गया है बॉस। आप देखिए कि कैसे समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान देश अब अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। वो भारत में बने हथियारों पर भरोसा जता रहे हैं। इंडोनेशिया से पहले वियतनाम और फिलीपींस भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील कर चुके भारत से। इसके अलावा यूएई समेत करीब 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा आसियान देश है। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अगर ये देश भी ब्रह्मोस खरीदते हैं तो फिर दक्षिण चीन सागर में एक ब्रह्मोस बेल्ट बन जाएगा बॉस। ऐसे देश जो भारत के साथ हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भारत से मिले हथियारों पर निर्भर हैं। भारत के साथ हथियार खरीदने से ये देश अमेरिका और चीन के बीच होने वाली गुटबाजी से भी बच पाएंगे। और आप देखिए कि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका की सुरक्षा के भरोसे बैठी गल्फ कंट्रीज पर ईरान ने हमला किया, उनको नुकसान पहुंचाया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। इस वजह से जो देश समंदर में चीन से निपटने के लिए अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे, उनको समझ में आ गया कि अब अमेरिका के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में भी पीएम मोदी का जलवा देखते ही बन रहा था। मेलबर्न में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता कर रहे थे। यहाँ पर जो रणनीति बनी वो सीधी और स्पष्ट थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र को फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड रखना। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर चीन ने दक्षिण चीन सागर या हिंद महासागर में दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर उसकी आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी कर देंगे। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। और इस कार्यक्रम का नाम रखा था मेलबर्न मीट्स मोदी। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 30,000 से ज्यादा लोग वहां जुटे थे, 30,000 प्लस। ये मेलबर्न में किसी भी नेता को सुनने के लिए जुटी आज तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो किसी नेता के लिए ऐसा रॉकस्टार वाला वेलकम कम ही देखा होगा। पीएम मोदी जब स्टेडियम में आए, भाई साहब ऐसा माहौल जैसे कोई रॉकस्टार आ गया हो। जरा देखिए वहां क्या हुआ। नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लग रहा होगा कि मैं भारत तो नहीं आ गया, उनको लग रहा होगा मेरे लिए तो ऐसा नहीं होता। मतलब आप आज की डेट में कंपेयर कीजिए, फीफा वर्ल्ड कप में मेसी और रोनाल्डो की एंट्री पे जिस तरह का जोश दिखता है, वैसा नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीयों को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सम्मान में सबसे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की अपील की, ताकि इनको ना लगे कि भाई मैं तो कहीं हूं ही नहीं, ऐसा आदमी मेरे साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा इनको भी सम्मान दीजिए। पीएम मोदी की एक अपील पर स्टेडियम में सबने फ्लैशलाइट जला दी और लेकिन नारे लगे मोदी मोदी। सुनिए क्या हुआ। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में।
का सबसे बड़ा सरप्राइज, न्यूजीलैंड की धरती पर पीएम मोदी का कदम रखना 40 साल का सबसे यादगार पल बन गया। जबरदस्त स्वागत, जोशीला भारतीय समुदाय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के चेहरे की चमक भी साबित कर रही थी कि मोदी का कद दुनिया में कितना ऊंचा हो चुका है। ऑकलैंड में भारत के गौरव का अद्भुत सम्मान एक मिसाल बन गया। न्यूजीलैंड में 40 साल का सूखा खत्म। पिछले 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर गया। ऑकलैंड का पूरा स्काई टावर तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मिलकर भारत ने डिफेंस, ट्रेड और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिखा है। जो न्यूजीलैंड कभी भारत की कूटनीतिक रडार से दूर माना जाता था, आज वो भारत के एक्ट ईस्ट नीति के चक्रव्यूह का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, शिक्षा, तकनीक और समुद्री सहयोग को नई दिशा देना था। भारत लगातार प्रशांत क्षेत्र में अपने विश्वसनीय साझेदारों का दायरा अब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच 18 फैसले, 10 बड़े समझौते हुए। दोनों देशों के बीच 2030 तक के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2030 तक 35,000 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 3 दशक पुराना किस्सा भी सुनाया। सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी, जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना। पीएम मोदी ने भारत की बात करते हुए कहा कि उनके लिए देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना ज्यादा मायने रखती है। इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे। एक तरफ पीएम मोदी दुनिया भर में ग्रोथ का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 135 दिन से राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे पश्चिम एशिया में खूनी गदर मचा रखा है। 140 हमलों से दहला ईरान, हिट लिस्ट में ट्रंप समेत 11 चेहरे, हॉर्मुज़ पर फुल कंट्रोल और ईरान के परमाणु प्रोग्राम की तबाही को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। आधी रात से ईरान के 11 प्रांतों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हमले हुए। बदले में ईरान ने यूएई, जॉर्डन, कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। 5 दिन में ईरान पर 3 बार हमले हो चुके हैं और लगभग 310 ठिकानों को तबाह करने का दावा अमेरिकी सेना कर रही है। ट्रंप तो चाहते हैं कि अगर उनकी हत्या की कोशिश ईरान करता है तो उस पर एक साथ 1000 मिसाइलों से हमला हो जाए। ट्रंप के इस ऐलान से पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. I'm number 1 on, I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list for killing.
इधर ईरान ने भी अपने पलटवार और धमकियों से अमेरिका, इजराइल और नेटो देशों में खलबली मचा दी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जुड़े प्रमुख और आधिकारिक अखबार हम शहरी ने एक ऐसा पोस्टर और रिपोर्ट जारी की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। अखबार ने एक हिट लिस्ट जारी करते हुए दावा किया कि ये तमाम वैश्विक नेता ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के मुख्य गुनहगार हैं और इनसे हर हाल में बदला लिया जाएगा। जरा देखिए क्या है ये पूरी खबर। ईरान के हम शहरी अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत 11 बड़े नेताओं की तस्वीरें कैदी की पोशाक में छापी हैं। इसमें सभी नेताओं को नारंगी रंग की कैदियों वाले कपड़ों में दिखाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों पर शूटिंग टारगेट का निशाना बना हुआ है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि खामनेई की मौत का बदला दुनिया के बड़े नेताओं से लिया जाएगा। हम शहरी अखबार के फ्रंट पेज पर साफ शब्दों में लिखा गया है, प्रतिशोध निश्चित है। इस लिस्ट से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के शीर्ष नेताओं को अली खामनेई की मौत का जिम्मेदार बताया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर और अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का नाम इसमें है। यूरोप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को हिट लिस्ट में ईरान ने रखा है। अमेरिका और इजराइल समेत तमाम यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियां अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं और इन सभी नेताओं की सुरक्षा को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. ईरान के पलटवार और हिट लिस्ट से बिल्कुल साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में बेहद खूनी संघर्ष शुरू हो सकता है। यानी हम साफ देख सकते हैं कि एक तरफ पीएम मोदी ग्रोथ का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटे हैं तो वहीं ट्रंप बारूद के दम पर दुनिया जीतने का सपना देख रहे हैं। अब बात अगली खबर की। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पूरे जोश के साथ जारी है। 1,60,000 से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। लेकिन यात्रा के पहले हफ्ते में ही बाबा बर्फानी का स्वरूप जो है वो 90% पिघल गया। सवाल उठने लगे कि जिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पूरे पूरे साल इंतजार करते हैं, जिस हिम शिवलिंग को देखकर भक्तों को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप का अनुभव होता है, उन बाबा बर्फानी का स्वरूप इस बार सिर्फ 5 दिन इतना छोटा कैसे हो गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बार गर्म मौसम ने बाबा बर्फानी के स्वरूप को जल्दी बदल दिया? क्या अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर यह सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि बाबा बर्फानी का बनना और पिघलना सिर्फ आस्था का विषय नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान भी है। देश की पाठशाला के इस अध्याय में आज आपको बताऊंगा कि क्यों तेजी से पिघल गए बाबा बर्फानी। 90 के दशक में विशाल दिखने वाला हिम शिवलिंग अब पहले जैसा क्यों नहीं दिखता और इसके पीछे क्या है पूरा विज्ञान, इस रिपोर्ट में समझिए। देवों के देव महादेव, जिनके नाम अनेक हैं, स्वरूप अनेक हैं। कहीं शिव अग्नि के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं पत्थर के रूप में, तो कहीं बर्फ के रूप में बाबा बर्फानी विराजमान हैं। इस समय देश में शिव के जिस स्वरूप की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बाबा बर्फानी,
जो उत्तर भारत के हिम शिखर पर बैठे हैं। समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में अमरनाथ की गुफा में बाबा का बर्फ से शिवलिंग बनता है। चंद्र कलाओं की तरह रूप बदलने वाले बाबा बर्फानी स्वयं प्रकट होते हैं। साल भर तक शिव भक्तों को बाबा बर्फानी का इंतजार रहता है और वो जैसे ही प्रकट होते हैं पूरे हिमालय का माहौल ही बदल जाता है। सावन भर अमरनाथ यात्रा चलती है और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए लाखों शिव भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, वो भी तब जबकि सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर आए, आपने देखा ये अमर बंधु जवान आपको मिले तो कैसा लगा? अभी तो हमें आया, रजिस्ट्रेशन हो गया। मिलने के बाद बाहर आया तो जम्मू कश्मीर के पुलिस ने हम व्हाट्सएप का नंबर दिया। उसमें अमर बंधु का ये है, सभी सुविधा है उसमें, 7 सुविधा। हमें कभी ऐसा व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में इतना हेल्प करने का देखा नहीं है, ये पहली बार देख रहा है। जिस बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु महीनों इंतजार करते हैं, जिस हिम शिवलिंग को देखकर भक्तों को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप का अनुभव होता है, वो बाबा बर्फानी इस साल बहुत जल्दी अंतर्ध्यान हो गए। सवाल है कि बाबा बर्फानी का स्वरूप सिर्फ 5 दिन में ही इतना छोटा कैसे हो गया। 23 मई को आई तस्वीर में अमरनाथ गुफा में मौजूद हिम शिवलिंग की ऊंचाई करीब 7 फीट बताई जा रही थी। 29 जून को जब बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई तब भी शिवलिंग करीब 5 फीट ऊंचा था, लेकिन 6 जुलाई तक तस्वीरें बदल चुकी थी। हिम शिवलिंग का करीब 90% हिस्सा पिघल चुका था। तो सवाल फिर वही, इतनी जल्दी क्यों अंतर्ध्यान हो गए बाबा बर्फानी? क्योंकि बाबा बर्फानी का बहना और पिघलना सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान भी है, जिसे हर कोई समझना चाहता है। अमरनाथ में भीड़ संख्या बहुत हो रही है और आप देख रहे हैं बहुत कम समय में भी अमरनाथ बाबा अदृश्य भी हो गए। इसका मतलब क्या है कि सनातनी तीर्थ तो जा रहा है पर कहीं ना कहीं मर्यादाओं में विघटन कर रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है सभी सनातनियों से, तीर्थ को तीर्थ समझिए, पर्यटक स्थल मत समझिए। आप वहां पिकनिक मनाने मत जाइए, एंजॉय करने मत जाइए कि यहाँ गर्मी है तो वहां चले जाएं। जब आपका शुद्ध हृदय हो जाए कि नहीं हमें महादेव के द्वार पर अब जाना चाहिए, तब प्लीज जाइए। समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। हर साल हिम से स्वयंभू शिवलिंग का प्राकट्य होता है। सवाल है कि अमरनाथ की गुफा में हर साल बर्फ का शिवलिंग बनता कैसे? देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि हजारों फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा में छत से गिरने वाले पानी की बूंदें जम जाती हैं। धीरे धीरे बर्फ एक आकार लेने लगता है। तापमान, नमी और पानी की बूंदों की रफ्तार, ये तीनों चीजें तय करती हैं कि शिवलिंग कितना बड़ा बनेगा। यानी बाबा बर्फानी का आकार किसी इंसान के बनाए नियम से नहीं, बल्कि प्रकृति के अपने नियमों से तय होता है। कभी आकार बड़ा होता है, कभी छोटा, और कभी जल्दी पिघल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले हालात कुछ और थे और अब कुछ और हैं? क्या इस बार गर्म मौसम ने बाबा बर्फानी के स्वरूप को जल्द बदल दिया? क्या अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर यह प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है? क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं और बाबा बर्फानी न सिर्फ एक बर्फ का आकार है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। भक्तों के लिए बाबा बर्फानी भगवान शिव का साक्षात स्वरूप हैं। अमरनाथ यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है।
हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त हजारों फीट की कठिन चढ़ाई तय करते हैं। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने के महज कुछ दिनों के भीतर ही बाबा बर्फानी के करीब करीब अंतर्ध्यान होने की खबर ने भक्तों को मायूस कर दिया है। दर्शन करके आए? जी बहुत बढ़िया दर्शन करके आए। कितना मुश्किल, कितनी कठिन लगी यात्रा? अरे इस बार तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, इतना बढ़िया अरेंजमेंट आज तक नहीं देखा। रास्ता कठिन था? इतना ज्यादा नहीं, आगे महादेव थे। आगे महादेव। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या बदल गया जो पूरे सावन भर दर्शन देने वाले बाबा बर्फानी इस बार एक हफ्ते में ही अंतर्ध्यान हो गए? क्या इसके पीछे केवल मौसम जिम्मेदार है या फिर हिमालय का बदलता पर्यावरण, बढ़ती गर्मी और इंसानी हलचल, जिसने इस पवित्र स्थल के प्राकृतिक संतुलन को गड़बड़ कर दिया है? इन सवालों के जवाब समझने के लिए कुछ तस्वीरों और कुछ बदलावों को समझना भी बहुत जरूरी है। पिछले 2 दशक में अमरनाथ के रास्ते पर बड़ी परिवर्तन हुए हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं, सड़क निर्माण, खच्चरों की आवाजाही और ज्यादा बढ़ गई है। अब गुफा के पास ही लंगर चल रहे हैं। भक्तों के लिए 5 स्टार लंगर तक की सुविधा मौजूद है। बिजली और सोलर लाइटिंग की अच्छी सुविधा है। बड़ी मशीनें इंस्टॉल की गई हैं, जिससे यात्रा आसान हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। पहले 4 दिन में गुफा में 93,000 लोग पहुंचे। 5वें दिन 28,035 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 5 दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1,13,800 के पार पहुंच गया और 8 दिन में तो 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए। बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही हो और वहाँ पर लंगर ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन लंगर भी ऐसा हो कि जैसे शादी ब्याह हो। मेरी मौजूदगी बालटाल में है और यहाँ पर तरह तरह के लंगर लगे हुए, लेकिन एक खास तरह के लंगर घर में मैं आई हूँ जहाँ पर जलेबी भी है, चाउमीन भी है, आलू टिक्की भी है। मतलब हर तरह के व्यंजन यहाँ पर आपको मिलेंगे, हर तरह का खाना आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। यानी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में गुफा के भीतर मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी भी बढ़ती चली गई। रोशनी और आसपास की गतिविधियां भी बढ़ गई और लगातार आवाजाही का असर भी तापमान पर पड़ा है। हालांकि अब बोर्ड की ओर से एक दिन में 10,000 यात्रियों को ही दर्शन करवाने का फैसले का कड़ाई से पालन करने की बात कही जा रही है। तस्वीरें बाबा बर्फानी के विशाल स्वरूप की गवाही देती हैं। 1990 के दशक की कई पुरानी तस्वीरों में अमरनाथ गुफा का हिम शिवलिंग काफी विशाल दिखाई देता है। तब आमतौर पर इसकी ऊंचाई 9 से 16 फीट पहुंच जाती थी और लंबे समय तक श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर पाते थे। लेकिन अब तस्वीरों में अंतर दिख रहा है। सवाल है, क्या बदला? क्या ग्लोबल वार्मिंग का असर अमरनाथ तक पहुंच गया है? अमरनाथ यात्रा 57 दिन की है, लेकिन बाबा बर्फानी एक हफ्ते में ही अंतर्ध्यान हो गए। श्रद्धालु बताते हैं कि पहले लोग 40 से 45 दिन बाबा बर्फानी के दर्शन करते थे। आज दर्शन का समय केवल 7 दिन ही रह गया। पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2018 में शिवलिंग 29 दिन में पिघला था। 2020 में ये 38 दिनों तक था। तब कोविड की वजह से भीड़ नहीं थी। 2022 में 28 दिन तक शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, लेकिन 2024 में मात्र एक हफ्ते ही शिवलिंग के दर्शन हुए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। 2004, 2006, 2007, 2016 और 2020 में भी ऐसा ही हो चुका है, जब बाबा बर्फानी का स्वरूप जल्द ही पिघल गया था।
अब सवाल यही है, क्या बदलते पर्यावरण के दौर में हमें ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? सवाल यह भी है कि क्या बदलता मौसम सिर्फ शहरों की गर्मी बढ़ा रहा है या फिर हिमालय की ऊंची चोटियों तक इसका असर पहुंच चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि तापमान में मामूली सा बदलाव भी बर्फ बनने और पिघलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। अमरनाथ जैसी ऊंचाई वाली जगहों पर भी अगर तापमान सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है ना, तो बर्फ जमने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और पिघलने की रफ्तार तो और बढ़ जाती है। यही वजह हो सकती है कि इस बार बाबा बर्फानी का आकार तेजी से कम हुआ है। लेकिन क्या अब हर साल ऐसा होगा? क्या आने वाले सालों में बाबा बर्फानी पहले की तरह विशाल रूप में दिखाई देंगे? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि विज्ञान की नजर में बाबा बर्फानी का स्वरूप बनता कैसे है। प्राकृतिक हिमलिंग किसी मूर्ति की तरह बनाया नहीं जाता, यह पूरी तरह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अमरनाथ गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें टपकती है। टपकने वाली पानी की बूंदें कम तापमान में जमकर नीचे बर्फ का स्तंभ बनाती हैं, जिसे साइंस की नजर में स्टैलेग्माइट बनना कहते हैं। यही बर्फ का स्तंभ श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के रूप में पूजनीय है। इसका आकार हर साल मौसम, बर्फबारी, तापमान और गुफा के भीतर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि तापमान सामान्य से ज्यादा रहता है या बर्फबारी कम होती है, तो हिमलिंग जल्द पिघलने लगता है। मतलब शिवलिंग की अर्ली मेल्टिंग की बात करें तो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है विदाउट एनी डाउट रिड्यूस स्नोफॉल, विंटर में बर्फ बहुत कम होना एंड अबोव नॉर्मल टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रहा है मतलब विंटर में खास करके। तो ये जिसकी वजह से जो शिवलिंग जो है नॉर्मल से मतलब बिलो नॉर्मल जितना साइज बनता है उससे छोटा बना है, क्योंकि आपके पास बर्फ है ही नहीं। मतलब ये पूरी तरह मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर तापमान, बर्फबारी और गुफा का प्राकृतिक संतुलन अनुकूल रहा तो हिम शिवलिंग लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन तस्वीर बताती है कि पिछले 2 दशकों में यात्रा मार्ग पर सड़कें चौड़ी हुई हैं, अस्थायी आवास बढ़े हैं, लंगर गुफा के करीब आ गया है और भारी मशीनों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादा भीड़ और बढ़ती हलचल अमरनाथ गुफा के नाजुक इकोसिस्टम पर ज्यादा दबाव डाल रही है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि केवल भीड़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम की भूमिका इसमें कहीं ज्यादा है। हिमालय क्षेत्र बाकी पहाड़ी इलाकों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जो बाबा बर्फानी के पिघलने की एक बड़ी वजह है। लेकिन बाबा बर्फानी के स्वरूप बदलने से भी शिव भक्तों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। अधिक श्रद्धा हमने देखी, बाबा बर्फानी पिघल गए 5वें दिन, लेकिन श्रद्धा इतनी कि भीड़ बढ़ती रही। बात समझिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शंकर जो पिघलने से भगवान शंकर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो तो अदृश्य हैं और रोम रोम में बसे हुए। वैसे अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग का पिघलना सिर्फ अमरनाथ तक सीमित नहीं है। हिमालय के ग्लेशियरों और बर्फीले क्षेत्रों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है। बदलते मौसम के बीच एक संदेश तो बिल्कुल साफ है, प्रकृति के हर बदलाव को समझना जरूरी है, क्योंकि बाबा बर्फानी सिर्फ एक बर्फ की संरचना नहीं, बल्कि हिमालय, मौसम और प्रकृति के संतुलन की एक जीवंत तस्वीर है। और अब बात अगली खबर की। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में चर्चित नाम बन चुका लॉरेंस बिश्नोई, और उसको अमेरिका ने एक ट्रांस नेशनल क्राइम सिंडिकेट का सरगना बताते हुए हत्या की साजिश, ड्रग तस्करी, रंगदारी और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोपों में गुनहगार मान लिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में भी बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बराड़ की भूमिका बताई गई। यह पूरा मामला ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत सामने आया, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसीज ने मिलकर 37 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और 24 लोगों को अरेस्ट किया। जांच में यह भी सामने आ गया कि बिश्नोई जेल में रहते हुए भी अवैध मोबाइल और इंटरनेट के जरिए अपने गैंग को निर्देश देता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों को अंजाम दे रहा था।
The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group. That Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada. लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा ग्लोबल शिकंजा। ऑपरेशन हार्ड बॉल के बाद भारत और फ्रांस में भी एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शिकंजा एक साथ कसता नजर आ रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन हार्ड बॉल के बाद जहां एक तरफ फ्रांस और कनाडा में इस गैंग के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के रंगदारी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। फ्रांस में लॉरेंस गैंग से जुड़े गरिंदर देव उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को सपोर्ट करने और बड़ी खेप भेजने की साजिश का आरोप है। जबकि कनाडा में गैंग के सदस्य जशनदीप सिंह को भारत डिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है, जो कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग केस में हथियार छिपाने में मदद का आरोपी है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने भी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा किया है, जो विदेश में बैठे अनिल पंडित और हैरी बॉक्सर के संपर्क में रहकर एक मोबाइल शॉप मालिक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे थे और टारगेट की रेकी करके हत्या की साजिश रच रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई अब एक बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशन का रूप ले चुकी है। लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोप की जांच एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन के बाद अब दुनिया भर में लॉरेंस और उसके गुर्गे सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। इन ऑपरेशंस का मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स और संगठित अपराध नेटवर्क को तोड़ना है जो सीमाओं के पार काम करते हैं और जिन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए अपने नेटवर्क को मजबूत बना रखा है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट में लॉरेंस समेत 37 गैंगस्टर्स के खिलाफ दायर चार्जशीट में इनके नेटवर्क के काम करने के तरीके को खुलकर समझाया गया है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ अमेरिका की एफबीआई ने जो क्रैकडाउन किया है उसकी डिटेल आपको पहले बताता हूं। एफबीआई ने दुनिया भर में एक्टिव गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के नेटवर्क पर शिकंजा कसा। ड्रग्स स्मगलिंग, हथियार सप्लाई, सुपारी किलिंग जैसे क्राइम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DEA, कनाडा की RCMP, लॉस एंजलिस पुलिस और स्पेन की एजेंसीज ने मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 37 आरोपियों के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है, जिनमें गोल्डी बराड़ का नाम है, रोहित गोदारा का नाम है, जग्गू भगवानपुरिया जैसे नाम शामिल है। अमेरिका में 13, कनाडा में 3 और स्पेन में 1 गिरफ्तारी हुई, जबकि 10 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। कार्रवाई में करीब 1000 किलो कोकीन मिला है, 1 किलो हेरोइन मिला और $40,000 नकद और 12 हथियार बरामद किए गए। साथ ही कैलिफोर्निया के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। एजेंसीज कह रही हैं कि यह हाल के समय में सबसे बड़े इंटरनेशनल क्रैकडाउन में से एक है, जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्लोबल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है कि यह गैंग भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ था बॉस। यानी लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि अमेरिका की एफबीआई को भी उस तक पहुंचने, उसको समझने, उसको जो है एक्सपोज करने में 1 साल लगे। इंटरनेशनल एजेंसियों ने एक तरह से मान लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक है। उसके खिलाफ पूरा ऑपरेशन चलाने में 1 साल लग गया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अमेरिका में जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें लॉरेंस पर ग्लोबल क्राइम में शामिल होने के आरोप लगाए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से भारत की जेल में बंद है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने क्राइम नेटवर्क को जेल से ऑपरेट करता रहा। आरोप है कि लॉरेंस ने जेल के अंदर मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉलिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए गैंग के मेंबर्स को डायरेक्ट ऑर्डर दिए। लॉरेंस बिश्नोई हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, ड्रग्स, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गोलीबारी जैसी घटनाओं की साजिश रचता था और अपने साथियों को इन्हें अंजाम दिलवाता था। एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ और वो संगठित तरीके से इन अपराधों को संचालित कर रहा था।
अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि बिश्नोई ने सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए खुद को एक राष्ट्रवादी, धार्मिक और समाज सेवी शख्स की तरह पेश किया। अपनी इसी इमेज का इस्तेमाल करके लॉरेंस नए लड़कों को अपने गैंग में रिक्रूट कर रहा था। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस की यह रणनीति उसके क्राइम नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। लॉरेंस बिश्नोई बेहद शातिर तरीके से काम करता था, यह आरोप लग रहा है, और उसने अपने गैंग में भरोसेमंद लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप रखी थी, जिससे उसका नेटवर्क बिना रोक टोक के चलता रहता था। सुनिए अमेरिकी अधिकारी क्या बता रहे हैं लॉरेंस के बारे में। The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. FBI ने लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ भी एक्शन लिया। FBI ने गोल्डी बराड़ को वांटेड घोषित कर दिया है और गोल्डी बराड़ के पोस्टर भी जारी कर दिए। FBI के मुताबिक गोल्डी बराड़ को लॉरेंस जेल से ऑर्डर देता था। गोल्डी बराड़ की खबर देने वाले को $50,000 यानी करीब 47 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को किसी कंपनी की तरह चला रहा था, कहा जा रहा है। लॉरेंस जेल में, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे उसके गुर्गे विदेश में। FBI की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ को उत्तर अमेरिका का कमांडर बना रखा था कि भाई नॉर्थ अमेरिका तू देखेगा। इसी तरीके से रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई ने यूरोप का कमांडर बना रखा था। सुखराज सिंह कंग को भारत में लॉरेंस के नीचे काम करने की जिम्मेदारी थी। पॉलिटिकल किलिंग, टारगेटेड शूटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग जैसे काम करवाता था। लॉरेंस गैंग ने ही कनाडा में इंडियन एक्टर्स और सिंगर्स पर हमले भी किए थे। यानी लॉरेंस बिश्नोई पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना पूरा गैंग चला रहा था और इसी वजह से अमेरिका भारत से लॉरेंस के प्रत्यर्पण की मांग करने पर भी विचार कर रहा है। ऑपरेशन हार्ड बॉल में कैसे फंसा लॉरेंस गैंग? अमेरिका, यूरोप और कनाडा के ज्वाइंट ऑपरेशन ने लॉरेंस गैंग के साथ साथ कई और भारतीय गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन को इतने संगठित तरीके से जांच एजेंसियों ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ अमेरिकी एजेंसियां पिछले 1 साल से लगी हुई हैं। FBI और दूसरी अमेरिकी एजेंसियों ने फिल्मी स्टाइल में ऑपरेशन हार्ड बॉल को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन की डिटेल्स जानकर तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। FBI ने लॉरेंस गैंग को पकड़ने के लिए मुखबिर और अंडरकवर एजेंट लगाए थे। एक भरोसेमंद मुखबिर जिसका कोड नेम CI1 था, उसने लॉरेंस गैंग से संपर्क किया। इस मुखबिर ने लॉरेंस के भारत के साथी सुखदेव सिंह कंग से डील की। मुखबिर ने एक व्यक्ति से $2 लाख की रकम उगाही करने में मदद मांगी और बदले में सुखदेव सिंह कंग को $16,000 फीस देने की बात की। इसके बाद अमेरिकी एजेंसियों ने एक फर्जी वीडियो तैयार किया जिसमें दिखाया गया कि जिससे उगाही करनी थी उसके घर पर फायरिंग हुई है। लॉरेंस गैंग ने वीडियो को असली समझा और इसे धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जिससे उगाही करनी थी और जिसके घर पर फायरिंग हुई वो FBI का अंडरकवर एजेंट था। इसके बाद लॉरेंस गैंग के कई गुर्गे सीधे इसी अंडरकवर एजेंट से बात करने लगे, उसे उगाही के लिए धमकाने लगे, परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात करते थे। इसी दौरान FBI उनके उगाही मॉडल और पेमेंट रूट पर लगातार स्टडी कर रही थी। FBI ने कैलिफोर्निया में उगाही का पैसा लॉरेंस गैंग के लोगों तक जाने दिया। FBI के मुखबिर और एजेंट ने लॉरेंस गैंग के लोगों की पूरी बातचीत रिकॉर्ड की थी। इसी वजह से FBI पूरे नेटवर्क और उसकी साजिश का खुलासा करने में कामयाब रही। यानी लॉरेंस गैंग की एक एक डिटेल और एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी और लॉरेंस गैंग सोच रहा था कि उसने तो अपने शिकार से उगाही कर ली, जबकि ये सारा जाल एजेंसियों ने ही बिछाया हुआ था। खालिस्तानी निज्जर की हत्या का भी खुल गया राज। भारतीय एजेंट्स ने नहीं, लॉरेंस और गोल्डी ने की थी हत्या। अमेरिका की फेडरल कोर्ट में दायर चार्जशीट में सबसे बड़ा खुलासा खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या को लेकर हुआ है। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसने न सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी।
ये मामला तब और ज्यादा संवेदनशील हो गया जब कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान देते हुए कहा कि उनकी एजेंसियां इस हत्या में भारतीय एजेंट्स की संभावित भूमिका की जांच कर रही है। इस आरोप के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में भारी तनाव आ गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित तक कर दिया था। अमेरिका में लॉरेंस गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उससे कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बड़ा खुलासा भी हुआ। साल 2023 में निज्जर की हत्या कनाडा में हुई थी, जिसके बाद कनाडा के तब के वो जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था। भारत ने सारे आरोपों को मनगढ़ंत बताया था। इस घटना के बाद भारत और कनाडा के संबंध बहुत खराब हो गए थे। अब अमेरिकी जांच से यह साफ हुआ है कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत सरकार का कोई रोल नहीं था, बल्कि निज्जर की हत्या लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के इशारे पर हुई थी। अमेरिका में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ही कराई थी। लॉरेंस और गोल्डी के कहने पर ही 18 जून 2023 को निज्जर को गोली मारी गई थी। निज्जर की हत्या भारतीय समुदाय में दहशत फैलाने के लिए की गई थी, जिससे गैंग में दहशत बढ़े, एक्सटॉर्शन के लिए कोई मना न कर सके, गैंग को लेकर दहशत फैले। यानी निज्जर की हत्या में भारत की कोई भूमिका नहीं। और अब कनाडा ने भी अपनी गलती मानी है। कनाडा पुलिस ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। तो इतने दिन नाटक क्या किए थे जी? सुनिए अभी क्या कह रहे हैं कनाडा वाले। But I want to wonder if you've learned anything in this investigation about the allegation that former Prime Minister Justin Trudeau made when he stood in Parliament and said agents of the Indian government were believed to have a connection to the murder of Hardeep Singh Nijjar. Has anything on that come out in this investigation? Well, I can comment, David. As you're aware, there's current people in Canada that are facing charges on that, so I can't comment in relation to that investigation. But I can say, as you know, there's ongoing. In relation to this matter today, as stated in the press conference, there's no evidence to suggest that through this organized crime investigation and the charges and the indictment laid forward, that Indian officials were charged or were involved in this investigation. अमेरिका करेगा लॉरेंस के प्रत्यर्पण की मांग। क्या लॉरेंस को अमेरिका ले जाना इतना आसान होगा? अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके कई गुर्गों पर चार्जशीट दायर होने के बाद अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका भारत से लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की मांग करेगा? अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई को भारत से प्रत्यर्पित करने की कोशिश करेगा, ताकि उस पर वहां चल रहे फेडरल केस में मुकदमा चलाया जा सके। अब अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका लाकर पूछताछ करने का प्लान बना रही है, लेकिन इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की अपील करनी है। भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं होने जा रहा। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस के खिलाफ मुकदमा चलाने की योजना बना रही है। रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत केस की योजना है। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जो 1999 से लागू है। यह मुख्य रूप से आतंकवाद, संगठित अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और ड्रग्स के अपराधों पर लागू होती है। दोनों देशों में 1 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध में प्रत्यर्पण संभव है, लेकिन प्रत्यर्पण के लिए अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि अपने नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगाती, लेकिन अदालती प्रक्रिया, सबूत, राजनीतिक विचार और मानवाधिकारों के मुद्दों से प्रत्यर्पण आसान नहीं होता। कई बार प्रत्यर्पण के लिए सालों की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 5 साल केस लड़ने के बाद पिछले साल तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा सका। भारत ने पिछले 5 साल में अमेरिका से 178 लोगों के प्रत्यर्पण की अपील की, लेकिन इस दौरान सिर्फ 23 लोगों का प्रत्यर्पण हो पाया। बिश्नोई पहले से भारत की जेल में बंद है और उस पर भारत में भी कई गंभीर केस चल रहे हैं। इसीलिए उसका प्रत्यर्पण एक संवेदनशील और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही ये मामला भारत, कनाडा और अमेरिका के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव और सुरक्षा सहयोग से भी जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई का मामला अब सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ी इंटरनेशनल क्राइम चेन के अपराध की एक ऐसी दास्तां बन चुका है जिसका इंसाफ अब सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में होगा। पाठशाला में वक्त है अब अगले अध्याय का। देखिए, भारत में पिछले कुछ सालों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज अब बहुत ज्यादा हो रही और ये सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन गया है।
लेकिन इस बढ़ते क्रेज के साथ एक खतरनाक ट्रेंड हादसों की शक्ल में भी सामने आ रहा है। हाल ही में अलग अलग राज्यों में कई ऐसे हादसे हो गए, ऐसे वीडियो वहां से आ गए जिनमें मामूली लापरवाही या तकनीकी चूक के चलते लोग एडवेंचर स्पोर्ट करते करते गंभीर रूप से घायल हो गए, अपनी जान गंवा दी कई केस में। इस तरह की घटनाओं से यह सवाल उठता है कि क्या भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स उतने सुरक्षित हैं जितने दिखाई या बताए जाते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक मामूली चूक जान पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर 19 साल की लड़की ग्लाइडर के खुलने से पहले ही खाई में कूद गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर अचानक तेज हवाओं की वजह से बैलेंस बिगड़ा और पैराग्लाइडर चलाने वाले को बीच सड़क पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे में उसकी जान बच गई, सिर्फ मामूली चोटें आई। लेकिन आगरा के कुणाल अग्रवाल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 17 सेकंड का रोमांच 4 सेकंड में मातम में बदल गया। आगरा में 16 साल के कुणाल अग्रवाल की जिपलाइन झूले से गिरकर मौत हो गई। 24 मई को जिपलाइन का हुक टूटने से 40 फीट ऊंचे झूले से गिरकर उसकी जान चली गई। हादसे के वक्त उसके मम्मी पापा और भाई वहीं मौजूद थे। छोटा भाई बड़े भाई की मौज मस्ती का वीडियो बना रहा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये वीडियो कुणाल की जिंदगी का आखिरी वीडियो होगा। हिंदुस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बढ़ते क्रेज ने एक नए खतरे को जन्म दे दिया है और हर साल ये खतरा अब बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र के नागपुर की ट्रिशा छुट्टियां मनाने मनाली गई थी। जिपलाइन की सवारी के दौरान केबल मतलब रस्सी टूटी और 12 साल की ट्रिशा 30 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई, कई जगह फ्रैक्चर हो गए, सर्जरी की नौबत आई। हालांकि उसकी जान बच गई। यहाँ ऑपरेटर के सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े हुए। ऋषिकेश में राफ्टिंग का रोमांच देहरादून के सागर नेगी के लिए मौत बन गया। राफ्ट पलटने से उनकी जान चली गई। राफ्टिंग शिवपुरी से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही राफ्ट गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंची, अचानक पलट गई। इससे राफ्ट में सवार सभी लोग गंगा की तेज धार में बहने लगे। राफ्टिंग गाइड ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सागर नेगी को नहीं बचा सके। ये चीख सिर्फ एक या 2 हादसों की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है जहां रोमांच के नाम पर जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे गिर जाता है, किसी की बंजी जंपिंग की रस्सी टूट जाती है, तो कोई राफ्टिंग में बह जाता है। सवाल है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान मौत या घायल हो जाना क्या सिर्फ एक्सीडेंट है या घोर लापरवाही का नतीजा? मेरा ख्याल है कि एडवेंचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपका प्रशिक्षण का जो प्रोग्राम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सेफ्टी गियर का, सेफ्टी स्टैंडर्ड का जो है अक्षरशः पालन होना चाहिए, अदरवाइज दुर्घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, असल समस्या सिर्फ जोखिम भरे खेल की नहीं है, बल्कि उनके संचालन में मौजूद खामियों की। कई मामलों में दिखा कि सेफ्टी गियर या तो जरूरी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते या फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स की कमी, सेफ्टी गियर्स की नियमित जांच ना होना और मौसम या स्पॉट की परिस्थितियों का सही आकलन न करना, ये सभी फैक्टर हादसों की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है बॉस, यानी छोटी सी गलती भी सीधे जान पर बनाती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक बेहद रोमांचक एहसास है। ऐसे खेलों में मजा इसलिए आता है क्योंकि दिमाग में एड्रेनालाइन हार्मोन तेजी से निकलते हैं और ये शरीर में बड़ा उत्साह, ऊर्जा और थ्रिल पैदा करते हैं। ऐसे खेल लोगों को अपने डर पर जीत पाने का मौका देता है। हर दिन के तनाव वाले जीवन से
दिमाग को राहत मिलती है, इंसान में असीम आत्मविश्वास का अनुभव भर देता है। लेकिन ऐसे खेल प्राकृतिक अनिश्चितता, मानवीय चूक और अत्यधिक शारीरिक तनाव की वजह से जोखिम भरे भी होते हैं। इन खेलों में सुरक्षा के कितने भी कड़े इंतजाम किए जाएं, प्रकृति और तकनीक पर पूरी तरह पार पाना संभव नहीं है। लेकिन भारत में इन खेलों के लिए जो बेसिक कायदा कानून बने हैं, उसे भी बड़ी आसानी से दरकिनार कर दिया जाता है। अब सेफ्टी गियर और प्रशिक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर स्थानों पे इनका पालन नहीं होता है। रोमांच भरे इन खेलों के लिए नियमों की कमी नहीं है। भारत में एडवेंचर टूरिज्म के लिए पर्यावरण मंत्रालय और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जैसी संस्थाएं समय समय पर सेफ्टी गाइडलाइंस जारी करती हैं। इन गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी से पहले उपकरणों की जांच, प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी, मौसम का सही आकलन, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान और इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वालों को पूरी सेफ्टी ब्रीफिंग देना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यही है, क्या जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन हो रहा है? छोटे ऑपरेटर्स बिना वैलिड लाइसेंस या सेफ्टी ऑडिट के ही ये एक्टिविटी चला रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, चेकिंग कम है। नतीजा, हर साल ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी तरह का जो एडवेंचर टूरिज्म है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी गियर्स के, सेफ्टी मानकों के, वो पूरे किए जाने चाहिए। तभी हम टूरिस्टों की जान को खतरे में डालने से बचा सकते हैं। अदरवाइज ये घटनाएं निरंतर होती रहेंगी, जहां तक मुझे लगता है। अगर कोई पहली बार पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, राफ्टिंग या बंजी जंपिंग करने जा रहा हो तो उसे कुछ बातों का जरूर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे खेल बेहद जोखिम भरे होते हैं। ऊपर से इन खेलों को लेकर देश में जिस तरह से सेफ्टी मानकों की अनदेखी होती है, ऐसे में खुद ही कई सावधानियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे इन खेलों को लेकर उत्साहित रहते हैं तो उन्हें भी चौकन्ना रखना बहुत जरूरी है। हमेशा चेक करें कि आपके ऑपरेटर या प्रशिक्षक के पास प्रोफेशनल लाइसेंस है या नहीं। ऐसे खेलों को चुनते वक्त अच्छी रेटिंग वाले एडवेंचर ऑपरेटरों को ही चुनें। सस्ते के चक्कर में सुरक्षा से समझौता ना करें। ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से पहले अपने शरीर की फिटनेस जरूर चेक करें। दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ या किसी भी दर्द के बारे में पहले से गाइड को जानकारी जरूर दें। ऐसे स्पोर्ट्स को शुरू करने से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक कर लें। अनसेफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, सेफ्टी का ध्यान न रखने वाले ऑपरेटर और खराब मौसम हो तो ऐसे खेलों को टाल देना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। मैं पर्यटकों को सलाह दूंगा कि देखा देखी का एडवेंचर ना करें कि मेरे दोस्त ने कर लिया तो मैं भी कर लूं, या मेरे परिचित ने किया था मैं भी कर लूं। मेरा पर्यटकों से निवेदन रहेगा कि किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले उसकी बेसिक्स को जरूर सीख लें या उसका थोड़ा बहुत प्रशिक्षण जरूर ले लें। भारत में एडवेंचर टूरिज्म के लिए कुछ गाइडलाइंस और सेफ्टी नॉर्म्स जरूर मौजूद हैं, जिन्हें पर्यटन मंत्रालय और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जैसी संस्थाएं समय समय पर जारी भी करती हैं। इन नियमों में सर्टिफाइड गियर्स का इस्तेमाल, ट्रेंड गाइड की मौजूदगी, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए बेसिक ट्रेनिंग जैसी शर्तें शामिल हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन नियमों का पालन हर जगह एक तरह से नहीं हो रहा। पाठशाला के वीकेंड स्पेशल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।